हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। काफ़ी दिन से जो लेक्चर्स भी आ रहे थे वो टैक्सेशन के थे, तो कहीं ना कहीं इच्छा हो रही थी आप लोगों की भी कि सर अकाउंट्स भी थोड़ा पढ़ा दें। तो ठीक है, आज अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं इस सेशन में वो होगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत लोगों ने सुना भी होगा नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ASP बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI द्वारा इशू की गई है। ये काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरत है। बहुत लोगों को अकाउंट्स बोलते हैं कि आता है, बट दे नेवर नो हाउ टू डील विथ इट करेक्टली। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सही से अप्लाई कर सकें और सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे सकें। अब मान लो किसी बच्चे ने स्टॉक पे एंट्री करनी है या कोई एंट्री पास करना है, बट उसे वैल्यूएशन चाहिए कि सर किस चीज़ पे उसकी वैल्यू पुट करें। एंट्री तो पता है, लेकिन कितना वैल्यू ले, कितने रुपए डाले, वैल्यू मीन्स कितने रुपए डाले, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो उन सारे जो डाउट्स उत्पन्न होते हैं उनको क्लैरिटी कौन देता है सर, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना। किस केस में कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई कंटिजेंसी है, मीन्स जितने भी तरह की बातें होती हैं ना, उतना डेप्थ में तो एक सेशन में नहीं जाया जा सकता, बट स्टिल जब भी कोई डाउट अराइज होता है तो उसको क्लैरिटी देने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है सर, वो कुछ ना कुछ आपको प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस देता है। ठीक है ना। तो उसे आपको फॉलो करना होता है, बिकॉज AS आर मैंडेटरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी आपको फॉलो करना होता है। ठीक है ना। तो आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं सर वो होगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2। वैसे तो स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 से होता है, बट वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल जब हम लाइव क्लास में आएंगे, मतलब लाइव सेशन जब हमारा होगा तब डील करेंगे, वहाँ पे समझाना भी थोड़ा मुझे आसान होगा। यहाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 जो है ये थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए सर, बढ़िया है, स्टार्ट कीजिए फिर। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए लिखिए सभी। ये अकाउंट्स का टॉपिक है सर, तो आपको अकाउंट्स वाले सेशन में ही मिलेगा। ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आज इसको शॉर्टकट में हम लोग AS बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी मैं आगे बोलूँगा वो AS करके ही बोलूँगा, जैसे कि AS1, AS2, AS3, इस टाइप से, समझ रहे हो ना। और हर एक AS जो होता है, चलो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। हर एक AS जो है, जैसे कि AS1 है तो वो कुछ और बात करेगा, AS2 है तो वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करता है, AS3 है तो कैश फ्लो की बात करता है, AS7 है तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, AS7 है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है। मैंने बोला हर एक प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी इशू कर रखा है। तो वही सारी बातें आपकी AS में लिखी होती हैं। ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो कंस्ट्रक्शन का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ अगर वो कंडीशंस जो दे रखी हैं AS7 में उसे फुलफिल करता है तो अकॉर्डिंगली हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। AS9 आपका रेवेन्यू रिकग्निशन का है कि रेवेन्यू कैसे हमने बुक्स में लेनी है। AS10 आपका फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। AS11 आपका एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाला रिलेटेड हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड हो जाता है। AS12 आपका गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड होती है। AS13 आपका फिर आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। AS14 आपका एमलगमेशन, मर्जर एंड सो, इस तरह से बहुत सारे AS होते हैं। वो आपके लेवल से बाहर है, इसलिए मैं उतना डील नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जो आपके लेवल का है वो डील कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो वैसे ही बहुत सारे AS हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में तो इंड AS एप्लीकेबल हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो IFRS का इंडियन वर्जन है, शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ये सारा कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इन सब का जिक्र किया। फ़िलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं AS2। ठीक है ना सर।
AS2 में क्या है सर? अगर आपसे कोई बोले AS2 क्या है तो आप सिंपली बोलोगे सर ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यानी कि सर पहले तो हमें ये समझाओ सर इन्वेंट्री क्या होता है, और वैल्यूएशन मतलब ये सर इन्वेंट्रीज का हमें वैल्यूएशन कैसे करना है। वैल्यूएशन का मतलब होता है आप किस वैल्यू पे उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, बुक करेंगे, लिखोगे, एंट्री करोगे, वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है ना सर? धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। पहली बात तो ये समझिए सर इन्वेंट्री क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा इन्वेंट्री तो स्टॉक का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल सर, लेकिन क्या इन्वेंट्री बस आप स्टॉक जो समझते हो बस उतना ही होता है? नहीं सर, ये मैंने लिखा है इन्वेंट्रीज का स्पेलिंग INVENTORIES, ठीक है? IES लास्ट में लिखा है, ठीक है ना? तो आप लोग पहले थोड़ा सा लिखिए, ठीक है? फिर मैं उसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। पेशेंस रखिए, ठीक है? चलिए लिखिए। सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज का आप डेफिनेशन लिखो। इन्वेंट्रीज होता क्या है? जी हाँ, शायद मैंने अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स वाले क्लास में बताया था इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक यानी कि माल, लेकिन वो सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है, और भी है। तो वही सारा कुछ लिखवा रहा हूँ जो आप लिखिए, ठीक है? और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट रह जाए ना, जैसे कि अगर मैंने कोई चीज़ फास्टली बोल दिया हो तो वो रिपीट करके वीडियो सुन सकता है, उसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। आप बैठ जाए फिर से सुने। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, डिफिनेशन लिखा रहा हूँ। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, सभी जानते हैं कि इन्वेंट्री एसेट्स होता है, लाइबिलिटी तो होगा नहीं। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल in the ordinary course of business. बी में लिखिएगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, PRODUCTION, प्रोडक्शन, ठीक है ना? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पेशेंस रख के लिखिए आराम से पहले। और का मतलब होता है या, ठीक है ना? सी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स or supplies to be consumed in the production process सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ
सर्विसेज। लिखिए सही से, लिखो, एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स held for sale in the ordinary course of business, in the process of production for such sale, या in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services। जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पॉज करके लिखना। अभी ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले आप ये समझिए तो ये क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहले तो ये डायग्राम बना लो। सर, इन्वेंट्रीज के 3 जो रूप हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो होता है सर फिनिश्ड गुड्स, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में FG भी बोलेंगे, ठीक है ना, फिनिश्ड गुड्स। दूसरा जो रूप है उसे बोलते हैं सर वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको कि हम लोग WIP भी बोलते हैं, WIP, ठीक है ना। और जो तीसरा वाला रूप है वो है सर रॉ मटेरियल, MATE है, फिर से लिख देता हूँ MATERIL, ठीक है, रॉ मटेरियल, कॉमा कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल कॉमा कंज्यूमेबल्स, CONSUMABLES, कंज्यूमेबल्स, ठीक है, एटसेट्रा। सर बिल्कुल आराम से समझिएगा। सर अभी तक आप लोग क्या जानते थे, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सर ये एक एसेट होता है, सही है, एसेट होता है मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा, बिल्कुल सही। चलो, इन्वेंट्री का मतलब होता है सर माल, यानी कि स्टॉक, ठीक है। तो आपने आम बोलचाल की भाषा में क्या समझते हो? इन्वेंट्री मतलब सर जो दुकान में पड़ा हुआ माल है, तो आप क्या समझते हो? अगर मेडिसिन का शॉप है तो उसे बोलोगे दवाई का दुकान है तो मेडिसिन का हो गया, यानी कि फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश्ड गुड्स है, यस सर। कार का अगर शोरूम है तो कार जो हो गया उसका आपका स्टॉक है, ठीक है। तो वहाँ आप देख रहे हैं कि सर जो फिनिश्ड गुड्स है, यानी कि फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? रेडी टू मूव, रेडी टू सेल, जो सेल के कंडीशन में उसे बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। तो सिर्फ वही स्टॉक नहीं होता सर, ये डिपेंड करता है, कभी भी ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाएंगे सर कि आपका इन्वेंट्री वो है या नहीं। बात समझिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ आपको, खैर वो एग्जांपल थोड़ी देर बाद डील करते हैं, पहले ये मतलब समझ लेते हैं कि फिनिश गुड्स क्या होता है, WIP क्या होता है, रॉ मटेरियल्स वगैरह क्या होता है। सर रॉ मटेरियल आप आसान सी भाषा समझ रहे हो, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स का मतलब होता है जो कि कंज्यूम हो जाए, खपत हो जाए जिसकी, रॉ मटेरियल। अगर मकान बनाने हो तो रॉ मटेरियल क्या होगा? मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा सर? सर वही आपका ईंटा होगा, सीमेंट होगा, बालू होगा, छड़ होगा, यही सब होगा ना, तो वो सब क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है। कंज्यूमेबल्स जो कि कंज्यूम हो जाए, अगर किसी ट्रक को आप बना रहे हो, ट्रक की फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारा आयरन का या बेरिंग वगैरह जितना भी चीज़ होता है, बोल्ट, नट्स, ये सब क्या हो गया? कंज्यूमेबल्स, जो किसी चीज़ को बनाने में खपत हो जाए, ठीक है। हाँ सर, इतना तो समझ रहे हैं, वेरी नाइस। तो
किसी भी फिनिश्ड गुड्स को बनाने में जो खपत हो जाती है ना, सामग्री, आप आसान सी भाषा में समझो, सामग्री, किसी चीज़ को बनाने में जो आपका कंज्यूम हो जाए, खपत हो जाए, उसको हम यहाँ इसकी कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर में आपको सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगा, बस आप धीरे धीरे सुनते जाइए, ठीक है ना। चलो, पहला चरण मतलब फर्स्ट फेज सर, रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी सामग्री से तो आप किसी चीज़ को बनाएंगे, ठीक है सर। तो रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा, ये आपका पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य अभी प्रगति में है, ठीक है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, अभी काम हो रहा है, तो वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। घर वगैरह में देखो, अगर आप किचन में देखेंगे तो चावल क्या है, हाँ आसान सी भाषा में समझना है ना, समझो। चावल क्या है सर, चावल एक रॉ मटेरियल है, चावल, हाँ कच्चा चावल इज़ ए रॉ मटेरियल, ठीक है। जब वो कुकर में होता है और पक रहा होता है तो वो क्या होता है सर, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। जब वो पूरी तरह से पक जाता है, खाने के योग्य हो जाता है, तब वो बन जाता है आपका फिनिश्ड गुड्स। इससे आपको थोड़ा आसान होगा समझने में, समझ रहे मेरी बात। तो जो चावल का बिजनेस करता है सर, उसके लिए तो चावल का ही स्टॉक रहा होगा ना, तो उसके लिए वही इन्वेंट्री है। अब बोलोगे सर WIP, तो हर एक WIP, मैंने तो एक काल्पनिक बात बताई, चावल का तो कोई WIP नहीं बोल सकते ना, लेकिन हाँ बोल सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन अगर वो फिनिश्ड गुड्स बन जाए, जैसे कि चावल तैयार हो गया, बन गया, बिरयानी बन गई या जो भी बन गया, तो वो रेस्टोरेंट में बिकने योग्य हो गया, तो वो आपका फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। तो सभी अभी चावल और बिरयानी की अकाउंटिंग करने मत बैठ जाना, वो मैंने बस एक समझने के लिए प्रोसेस समझाया, एक्चुअली उसकी रिकॉर्डिंग हो भी नहीं सकती। रीज़न, चावल और ये जो बीच वाला प्रोसेस था WIP, उस केस में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज़ ए पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब सेम डे में कंजम्पशन हो जाता है ना भैया, आप उसका स्टॉक कहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, वो तो पेट में चला गया, ठीक है। तो चलो एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, आसान लगेगा बिल्कुल आपको। सुधा का जो दूध आता है ना, या कोई भी दूध जो आता है पैकेट वाला, तो पैकेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए एक ग्रेनुअल्स लगते हैं, दाना आता है, चाइना वगैरह से आता है दाना, या लोकल मार्केट में भी मिलता है, ठीक है ना, दाना आता है। तो वो जो दाना है जो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगना है, वो आपका हो गया रॉ मटेरियल्स, ठीक है सर। जब वो प्रोग्रेस में है, मतलब कि फैक्ट्री में मशीन के अंदर वो बन रहा है, तो वो आपका हो गया WIP। और जब वो पूरी तरह से वो पैकेट आपका तैयार हो गया और आप उसे भेजोगे सुधा वाले के पास कि लो इसमें अपना पैकेट में दूध भरो, तो वो जो आपका पैकेट हो गया सर, वो आपका फिनिश्ड गुड्स हो गया। हाँ, इस केस में पूरी तरह से आपकी अकाउंटिंग होगी। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री अलग रहेगा, WIP का इन्वेंट्री अलग रहेगा, और फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री अलग रहेगा। और क्लैरिटी के लिए ऐसे समझो, मैंने मान लो कि 1 लाख रुपए का दाना खरीदा, ठीक है सर, मेरी कॉस्ट थी, खरीद लिया, चलो उसकी अकाउंटिंग कर दी मैंने 1 लाख रुपए पे, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, क्या आप ऐसा सोचिए 1 लाख रुपए का आप सोच रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। तो जब फैक्ट्री में मशीन के अंदर है, तो क्या वो बेचने के कंडीशन में नहीं। लेकिन क्या अगर मुझे 1 लाख पैकेट बनाने थे, और अगर कुछ दाना अभी मशीन के अंदर ही है, पैकेट अभी तैयार नहीं हुआ, या कुछ पैकेट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, उस पर प्रिंटिंग बाकी है, तब भी तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलोगे ना। तो वैसा सारा कुछ जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसकी भी तो वैल्यूएशन होगी ना। मैंने 1 लाख रुपए का दाना डाला था, मुझे 1 लाख रुपए के दाने के अनुसार 1 लाख पैकेट फिनिश्ड गुड्स में चाहिए थे, तब मैं फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कर सकता हूँ, जो मेरी कॉस्टिंग या NRV होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस सर, 80,000 मेरे फिनिश्ड गुड्स बचे, 80,000 पैकेट मुझे मिल चुके हैं, 20,000 अभी बाकी है, तो अभी कहाँ होगा, बाकी का चीज़ मशीन में होगा, तो उसकी तो वैल्यूएशन करोगे ना। तो वही वाला पोर्शन होता है आपका WIP, समझ रहे हैं। इसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो सारा क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए, यस सर, तो आ गया होगा। चलिए, तो अभी इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। इसके नीचे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है सर, हाँ बढ़िया है सर। और इसके नीचे वर्डिंग्स लिखिएगा,
in the process of production for such sale, सच बोल रहा हूँ, सच वो वाला सच नहीं, सच मतलब ये वाला, इसको बेचने के लिए सच सेल, ये जो सेल कर रहे हो ना, ये वाला जो सेल आप बता रहा हूँ मैं, ये वाला, इसी सेल के बारे में बोल रहा हूँ, फॉर सच सेल। इसके बारे में लिखिएगा in the form of materials or supplies to be consumed in the production process। अभी आप बोलेंगे सर मैंने बोला हाँ हाँ सर, ये जो वर्डिंग से ये तो लगता है कुछ जाना पहचाना सा। तो मैं भी बोलूँगा हाँ जाना पहचाना तो है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ज़रूर जाना पहचाना लगेगा। तो बोलेंगे आप सर बताइए कहाँ है। तो ऑफ कोर्स देखिए ना, ये वही चीज़ है जो यहाँ लिखी गई थी। जब मैंने डेफिनेशन लिखाया था तो आप ध्यान दिए होंगे, तो बिल्कुल ध्यान में रहा होगा ये चीज़। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल। फिर जो तीसरा वाला है, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, वही वाली चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं सर। यानी कि आपने बस ये जो परिभाषा लिखाया, ये जो डिफिनीशन लिखाया, इसी को आपने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन करता तो आपको क्लैरिटी नहीं आती ना कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब क्लैरिटी आएगी। देखो सर, इन्वेंट्री 3 तरीके से हो सकते हैं सर। हाँ जी बताइए कैसे कैसे। ये सारा कुछ स्टेज का खेल है। कुछ लोग रॉ मटेरियल्स बेचते होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर पार्ट्स वाले का अगर दुकान है तो वो क्या ट्रैक्टर असेंबल करके बेच रहा है? नहीं सर, हर एक फेज़ है ना। कोई जो आपकी क्या बोलता हूँ, रॉ मटेरियल्स आते हैं उनको भी कोई मैन्युफैक्चर करता होगा, कोई कुछ पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आप ये तीनों चीज़ कहाँ देख पाएंगे सर? ये तीनों चीज़ आप एक साथ मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी अगर कंसर्न होगा ना, जैसे जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री वगैरह, तो उनके बैलेंस शीट में आपको तीनों चीज़ का स्टॉक दिखेगा। और जो ट्रेडिंग वाले होते हैं, जो व्यापारी सब होते हैं, नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं, कपड़ा व्यवसाय हो गया, मेडिसिन के व्यवसाय जो लोग करते हैं, तो उनके बैलेंस शीट में आपको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स दिखेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनके बैलेंस शीट में आपको तीनों चीज़ दिखेगी। रॉ मटेरियल्स जितना उन्होंने खरीदा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जितना उनके फैक्ट्री में अभी भी कार्य जारी है फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए, और फिनिश्ड गुड्स जो ऑफ कोर्स बन के उनके गोदाउन में पड़ा हुआ है, रेडी टू मूव है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेंगे, जहाँ भी उन्हें बेचना है वहाँ वो भेजेंगे। तो ये तीनों जो फॉर्म है इन्वेंट्री का, किनके बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगी सर? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लोग के बैलेंस शीट में आपको तीनों चीज़ दिख जाएगी। आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए सर कि इन्वेंट्री क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो चलो, अगर ये डायग्राम से क्लियर हो गया है तो इसी को हम लोग अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये वाला आपका क्या हो गया सर? ये सर फिनिश्ड गुड्स के बारे में आप बोल रहे हैं। यस सर। ये वाला आप क्या बोल रहे हैं सर? ये आप WIP की बात कर रहे हैं सर। यस सर। और ये वाला आप रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल समझ गए? समझ गए हो तो अच्छा, समझ ही गए होंगे। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बातें करते हैं। चलो।